नमस्कार, आप देख रहे हैं खेल समाचार। मैं हूं सुचित्रा। सबसे पहले एक नजर इस वक्त की खेल सुर्खियों पर। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज के लिए आज होगा भारतीय टीम का ऐलान। वनडे विश्व कप की तैयारियों के लिए बेहद अहम रहेगी ये सीरीज। भारतीय पुरुष हॉकी टीम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की ताजा रैंकिंग में तीसरे स्थान पर पहुंची। पिछले महीने एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में खिताबी जीत के बाद हुआ रैंकिंग में सुधार। वहीं भारतीय महिला टीम रैंकिंग में 7वें स्थान पर। और स्पेनिश फुटबॉल लीग में रियल मैड्रिड का जीत का सिलसिला बरकरार। रविवार की देर रात खेले गए मुकाबले में रियल सोसिदाद को 2-1 से हराया। अब खबर विस्तार से। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान आज किया जाएगा। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। 5 अक्टूबर से वनडे विश्व कप की शुरुआत हो रही है। ऐसे में यह सीरीज विश्व कप की तैयारियों के लिहाज से बेहद अहम रहेगी। इस सीरीज का पहला मैच 22 सितंबर को मोहाली में, दूसरा मैच 24 सितंबर को इंदौर में और तीसरा मैच 27 सितंबर को राजकोट में खेला जाएगा। तीनों वनडे डे नाइट के होंगे। और भारतीय टीम श्रीलंका को हराकर एशिया कप जीतने में कामयाब रही। एशिया कप फाइनल के हीरो रहे मोहम्मद सिराज। मोहम्मद सिराज ने अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 7 ओवर में 21 रन देकर 6 विकेट लिए। सिराज वनडे क्रिकेट में 1 ओवर में 4 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने। वहीं उन्होंने सबसे कम 16 गेंद में 5 विकेट हासिल करने के चामिंडा वास के रिकॉर्ड की बराबरी की। एशिया कप का फाइनल भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज के नाम रहा। सिराज ने इस मैच में अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए। मोहम्मद सिराज ने श्रीलंकाई पारी के चौथे ओवर में 4 विकेट चटकाए। सिराज वनडे क्रिकेट में एक ही ओवर में 4 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने। चौथे ओवर की पहली गेंद पर सिराज ने पथुम निसंका को आउट किया। इसी ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने सदीरा समर विक्रमा को एलबीडब्ल्यू किया। अगली ही गेंद पर उन्होंने चरित असालंका को चलता किया। सिराज हैट्रिक लेने से चूक गए, लेकिन इसी ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने धनंजय डिसिल्वा को आउट किया और वनडे क्रिकेट में एक ओवर में 4 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने। छठे ओवर की चौथी गेंद पर सिराज ने श्रीलंकाई कप्तान दसुन शनाका को बिना खाता खोले आउट कर अपने करियर में पहली बार किसी वनडे में 5 विकेट हासिल किए। मोहम्मद सिराज ने अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए सबसे कम 16 गेंद में 5 विकेट हासिल करने के चामिंडा वास के रिकॉर्ड की बराबरी की। इस मैच में सिराज ने 7 ओवर में 21 रन देकर 6 विकेट लिए। यह एशिया कप में दूसरा सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन है। वहीं वनडे क्रिकेट में ये भारत के किसी गेंदबाज का दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इससे पहले स्टुअर्ट बिन्नी ने बांग्लादेश के खिलाफ 4 रन देकर 6 विकेट लिए थे। मोहम्मद सिराज के शानदार प्रदर्शन के चलते भारत ने श्रीलंका को 50 रन पर आउट कर दिया, जो वनडे क्रिकेट में भारत के खिलाफ किसी भी टीम का सबसे कम स्कोर है। इस रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन के साथ ही भारतीय तेज गेंदबाजों ने विश्व कप से पहले तमाम टीमों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने रविवार को हिमाचल प्रदेश के शिलारू में भारतीय खेल प्राधिकरण के हाई ऑल्टीट्यूड ट्रेनिंग सेंटर में नवनिर्मित सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक का उद्घाटन किया। 8000 फीट की ऊंचाई पर बना यह देश का पहला ट्रैक है। शिलारू में साई केंद्र में हॉकी सिंथेटिक ट्रैक भी है। शिलारू में साई ट्रेनिंग सेंटर में पहले से ही हॉस्टल हैं, जिसमें 100 पुरुष एथलीट और 50 महिला एथलीट रह सकते हैं। इसमें 2 बहुउद्देश्य हॉल, 1 एस्ट्रोटर्फ हॉकी मैदान, 13 स्टाफ क्वार्टर और 1 गेस्ट हाउस है।
इस मौके पर खेल मंत्री ने कहा कि स्थानीय लोगों की मांग के अनुरूप भारतीय खेल प्राधिकरण शिलारू में अब स्थानीय खिलाड़ियों को भी खेलने की अनुमति प्रदान की जाएगी ताकि स्थानीय खिलाड़ियों को भी इस खेल के मैदान का लाभ मिल सके। हमने हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला के शिलारू में साई के सेंटर में 200 मीटर का 6 लेन एथलेटिक ट्रैक समर्पित किया है यहाँ के खिलाड़ियों के लिए, और साथ में ये भी कहा है कि यहाँ पर और इवेंट्स हों और गेमों को जोड़ा जाए और इवेंट्स की ट्रेनिंग यहाँ पर करवाई जाए। एक सुविधा यहाँ पर जो मुझे लगता है पे एंड प्ले की, जो स्थानीय खिलाड़ी हैं वो अपने क्लब्स के माध्यम से, अपनी एसोसिएशन के माध्यम से, अपनी फेडरेशन के माध्यम से उन खिलाड़ियों को भी इस बड़े सेंटर पर समय समय पर खेलने का अवसर मिले, वो भी हमने अनुमति दी है ताकि स्थानीय खिलाड़ियों को लाभ मिल सके। बात करते हैं हॉकी रैंकिंग्स की। भारतीय पुरुष हॉकी टीम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की ताज़ा रैंकिंग में तीसरे स्थान पर पहुंच गई है। भारत मई 2022 में शीर्ष 3 से बाहर हो गया था। भारत की रैंकिंग में सुधार पिछले महीने एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में खिताबी जीत मिलने से हुआ है। भारत ने 7 में से 6 मैच जीते और 1 ड्रॉ रहा। यूरो हॉकी फाइनल में नीदरलैंड से हारी इंग्लैंड की टीम शीर्ष 3 से बाहर हो गई है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 13 अगस्त को खेले गए एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में मलेशिया को 4-3 से मात दी थी। उस मैच में भारत पहले 3-1 से पिछड़ रहा था, लेकिन बाद में वापसी करते हुए भारत ने चौथी बार इस टूर्नामेंट को अपने नाम किया था। वहीं महिला रैंकिंग्स में भारतीय टीम को 1 स्थान का फायदा हुआ है। रैंकिंग में भारत 1 पायदान चढ़कर 7वें स्थान पर पहुंच गया है। नीदरलैंड्स की टीम शीर्ष पर है, जबकि ऑस्ट्रेलिया दूसरे और अर्जेंटीना तीसरे स्थान पर है। रियो में आयोजित ISSF विश्व कप में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाली ओलंपियन इलावेनिल वेलारिवन और एशिया कप जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम को बधाई देते हुए केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि यह भारत का स्वर्णिम काल चल रहा है। मैं बधाई देता हूं सभी खिलाड़ियों को, शूटर्स को, जिन्होंने शानदार प्रदर्शन वहां पर किया है, और आशा करता हूं कि आगे भी एशियन गेम्स में भी शानदार प्रदर्शन करेंगे। आप एक के बाद देखिए, हमारी अंतिम फिंगर्स सविता और प्रिया ने रेसलिंग में गोल्ड मेडल जीते अंडर 20 में। हमारी 4 वुमेन बॉक्सर ने वर्ल्ड चैंपियन बनी। हमारे प्रज्ञनंदा चेस में वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचे। हमारी हॉकी की जूनियर मेंस वुमेन टीम ने एशियन चैंपियनशिप जीती। हॉकी की सीनियर टीम ने एशियन चैंपियनशिप जीती। हमने सैफ फुटबॉल जीता, फिर अंडर 16 सैफ जीता। एक के बाद दूसरा गेम में भारत बहुत अच्छा कर रहा है, और अब शूटिंग वहां जीते और एशिया कप क्रिकेट ने भी जीता। तो भारत का ये स्वर्णिम काल है। भारत की दिग्गज पिस्टल शूटर मनु भाकर चाहती हैं कि उनके कोच जसपाल राणा को प्रमुख प्रतियोगिताओं में उनके साथ यात्रा करने की अनुमति मिलनी चाहिए। मनु का मानना है कि नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया उनकी इस मांग को सुनेगा। मनु ने 2018 के जकार्ता एशियन गेम्स में 3 इवेंट्स में हिस्सा लिया था, हालांकि वे पदक नहीं जीत पाई थी। इस बार वे एशियन गेम्स में पदक जीतने की पूरी कोशिश करेंगी। मनु से खास बात की हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य ने। भारतीय शूटिंग टीम एशियन गेम्स के लिए एकदम तैयार है, और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मनु भाकर, जो कि बात करेगी उनकी परफॉर्मेंस के बारे में। और मनु, सबसे पहले तो ये बताइए, सेकंड एशियन गेम्स है, पिछले एशियन गेम्स से बहुत कुछ आपने सीखा है। इस एशियन गेम्स से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कुछ बड़ा धमाका आपसे? मेरा दूसरा एशियन गेम्स है और मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। पिछले वाले एशियन गेम्स में मेरी सारी पोजीशंस 4th, 5th और 6th रही थी, जो बहुत ही हार्ड ब्रेकिंग था। बट दिस टाइम अराउंड मैं ज़्यादा फोकस डालूंगी अपना मेरे प्रोसेस पे, मेरी टेक्निक और मेरी एबिलिटी टू परफॉर्म। तो की फोकस वही रहेगा, एंड बाकी भगवान भरोसे। 25 मीटर में इस बार आपका परफॉर्मेंस है, और बहुत टफ कंपटीशन होने वाला है इस बार। जी बिल्कुल। आपके साथ जसपाल सर ट्रेन करते हैं, उनका कितना इम्पैक्ट रहा है आपको शेप करने में, इस एशियन गेम्स के लिए तैयार करने में? आई थिंक उनके साथ मैं बहुत सालों से काम कर रही थी और बीच में थोड़ा रफ पैच था, बट सब कुछ मैं तैयार हूँ साइड में रखने के लिए, अगर मुझे पता है कि मेरी बेस्ट परफॉर्मेंस उनके साथ आ सकती है।
तो मैंने यही रिक्वेस्ट बहुत सारे लोगों को भी की, इंक्लूडिंग द फेडरेशन एंड द प्रेसिडेंट। सो वो टीम का हिस्सा है नहीं अभी, बट आई बिलीव कि कुछ पॉजिटिव स्टेप्स लिए जाएंगे, कुछ पॉजिटिव खबर आएगी मेजर कॉम्पिटिशन्स में, एटलीस्ट वो मेरे साथ रहें तो फिर मेडल के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं, परफॉर्मेंस अच्छी होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस भी काफ़ी बूस्ट होता है। आई थिंक उनको मेरा तरीका पता है, उन्होंने ही मुझे बचपन से सिखाया है शूटिंग कैसे करना है, इवन लोगों से बात कैसे करना है, क्या आंसर्स देने हैं आप लोगों से भी। तो आई थिंक मेंटली ऑल्सो एंड टेक्निकली ऑल्सो काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। मनु भाकर से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एशियन गेम्स में धमाल के साथ साथ ओलंपिक्स में भी धमाल की। शुक्रिया। जब एक्सपेक्टेशंस लोगों की आती हैं, जब मुझे कहते हैं कि दीदी आप वहाँ जा रहे हो गोल्ड ही जीत के आना, या फिर आप वहाँ जा रहे हो अच्छा करके आना, मेडल लेकर आना घर पे, बहुत अच्छा लगता है क्योंकि लोग हमें जानते हैं, लोग हमसे उम्मीद करते हैं, लोगों ने हमें देखा है मेडल जीतते हुए, जिसकी वजह से वो हमसे उम्मीद करते हैं कि हम आगे भी कुछ बड़ा करेंगे, आगे भी कुछ अच्छा करेंगे। और मैं चाहती हूँ कि वो चीज़ कायम रहे और जितनी मेरी एबिलिटी है मैं उसमें बेस्ट परफॉर्म करना चाहती हूँ। बट मेडल के बारे में हम ज़्यादा नहीं सोचते हैं। शूटिंग में हमको शुरू से एक चीज़ सिखाई गई है कि जितना ज़्यादा अपने ऊपर फोकस करोगे, जितना ज़्यादा अपने प्रोसेस पे ध्यान दोगे, उतना ही बेस्ट होगा आपकी परफॉर्मेंस के लिए। और उसके मतलब प्रोसेस जब अच्छा होता है तो डेफिनेटली मेडल तो आ ही जाता है। प्रोसेस जब अच्छा होता है तो मेडल ज़रूर आ जाता है, और मनु भाकर की कोशिश यही है कि इस बार भी जो प्रोसेस है वो एकदम परफेक्ट रहे और बुल्स आई हिट करने में वो कामयाब रहे। क्या पर्सन प्रमोद के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। लखनऊ में हुए डेविस कप वर्ल्ड ग्रुप 2 मुकाबले में भारत ने मोरक्को पर 4-1 से जीत दर्ज की। भारत ने रविवार को युगल और फिर दोनों रिवर्स एकल मुकाबलों में जीत हासिल की। युगल में भारत की तरफ से अनुभवी रोहन बोपन्ना और यूकी भांबरी की जोड़ी ने मोरक्को की जोड़ी को शिकस्त दी। भारतीय जोड़ी ने इस मुकाबले को सीधे सेट्स में 6-2, 6-1 से अपने नाम किया। ये रोहन बोपन्ना का अंतिम डेविस कप मुकाबला था। रिवर्स एकल में भारत के सुमित नागल और दिग्विजय प्रताप सिंह ने जीत हासिल की। सुमित ने मोरक्को के खिलाड़ी को सीधे सेट्स में 6-3, 6-3 से हराया। दूसरी तरफ दिग्विजय ने अंतिम एकल में 6-1, 5-7, 10-6 से जीत हासिल की। कुश्ती के क्षेत्र में दिल्ली के रोशनारा पार्क स्थित गुरु हनुमान अखाड़े का इतिहास बेहद पुराना है। इस अखाड़े ने देश को सैकड़ों पहलवान दिए हैं, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतकर देश का मान बढ़ाया है। वहीं इस अखाड़े से जुड़े खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों का मानना है कि सरकार की योजनाओं के चलते देश में खेलों को बढ़ावा मिला है। ऐसे ही कुछ पहलवानों और प्रशिक्षकों से खास बात की हमारे संवाददाता सुशील कुमार ने। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के रोशनारा पार्क स्थित गुरु हनुमान अखाड़े में। ये अखाड़ा दिल्ली का एक बेहद ही प्राचीन अखाड़ा है, जहां पर जिस अखाड़े ने देश को 100 से भी अधिक पहलवान दिए हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इस अखाड़े से जुड़े कुछ पुराने धुरंधर। इनसे जानना चाहेंगे कि ये अखाड़ा किस प्रकार एक अपनी अलग इमेज बनाता है। क्या कहेंगे, ये अखाड़ा एक बहुत ही पुराना अखाड़ा है, इसका एक अपना स्थान है। 100 से भी अधिक हम कहें 125-30 इंटरनेशनल खिलाड़ी दिए इस अखाड़े ने। क्या कहेंगे, इसकी क्या विशेषताएं हैं? इसकी सारी विशेषताएं हैं जी। ये बहुत बड़ा अखाड़ा है जी। ये यहीं से निकले हुए हैं सारे अर्जुन अवार्डी ओलंपिक में मेडलिस्ट यहीं के पहलवान हैं सारे। बहुत विशेष अखाड़ा है और यहीं से ही नींव रखी गई है। जो और भी है जितने अखाड़े खुले हैं यहीं के पहलवानों ने खोल रखा है, यहीं की ब्रांच है जी सारी, और भी अखाड़ा हुई। आप एक युवा खिलाड़ी हैं, कैसे देख रहे हैं आज के समय में, जबकि देश में एक कंपटीशन चरम पे जा रहा है। पहलवानी को देखें तो हम विश्व पटल पे डोमिनेट कर रहे हैं, कैसे देखते हैं इस अखाड़े? हमारे कुश्ती को बहुत बढ़ावा मिला है। इन 2014 के बाद में नए नए कंपटीशन होने लगे हैं और हमारी फेडरेशन में भी काफ़ी सुधार आया हुआ है। और खेलों को तो इतना बढ़ावा मिला, किसी भी खेल में चले जाओ, कुश्ती, कबड्डी, किसी भी खेल में चले, जैसे कि खेलो इंडिया एक नई योजना चालू हुई है और बहुत सारी अच्छी गेम होने लगी है। तो हमारे प्रधानमंत्री को दिल से धन्यवाद करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अर्जुन अवार्डी कोच हैं राजीव तोमर जी। राजीव तोमर जी, आपने कुश्ती को बहुत पहले से देखा है, खुद भी खेले, आज आप खिलाड़ियों को ट्रेन कर रहे हैं।
कितना बदलाव आया है पहले और आज के मुकाबले हम देखें? देखिए, पहले हम लोग एक किट के लिए भी परेशान होते थे। मतलब ये मैं कम से कम 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ। और हम सोचते थे कि जैसे क्रिकेट में स्पॉन्सरशिप है, हमारे पास स्पॉन्सरशिप नहीं है। जब से सरकार ने CSR फंड के लिए बहुत सारी योजना चलाई, अब हमारे साथ बड़ी बड़ी कंपनियाँ जुड़ रही हैं, के बाद हमारे ओलंपिक में मेडल आने लगे। और आज हम ये कहते हैं किसी भी खेल में हमारा भविष्य सुरक्षित है। अगर हम किसी भी गेम में हम पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे रेसलिंग का हो, चाहे कबड्डी का हो, कोई भी है, तो उसमें जॉब भी बहुत ज़्यादा है और हमारा सबका भविष्य सिक्योर है। आप बताइए कि जैसे अभी सरकार जैसे सत्ता में आई है, जब से हमने देखा है एक ज़मीनी स्तर पर बदलाव देखने को मिल रहे हैं। खेलो इंडिया हो, चाहे अन्य कई तरह के जो सरकार के कदम रहे हैं खेलों को बढ़ावा देने में, उनका इन नए एथलीटों को तैयार करने में कितना फ़ायदा मिला है? ये गुरु हनुमान अखाड़ा देश का सबसे पुराना अखाड़ा है और कुश्ती की जो शुरुआत की है इसी अखाड़े से हुई है देश की, वो हमारे गुरुजी ने की है। दूसरा जी, जो प्रधानमंत्री जी ने 2014 के बाद किया है, गांव-गांव में खेल के लिए इतना योगदान हर जगह जहां सरकार हैं, कुछ सरकारें नहीं मानती, जो भी योजनाएं चलाते हैं, अब प्रधानमंत्री के उसमें हर गांव में ग्राउंड पे आज हम देखते हैं, कहीं भी खेलने जाते हैं, खिलाने जाते हैं, तो देखते हैं बहुत सारे गेमों को इतना बढ़ावा मिला है और जो पहले कभी नहीं मिला था। इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे गुरु हनुमान अखाड़े से जुड़े हुए धुरंधर, जिन्होंने कुश्ती के जगत में अपना अलग एक मुकाम हासिल किया है। सबका यही मानना है कि आज के देश में खेलों को लेके देश में माहौल बेहद संजीदगी से बदला है, खेलों का विकास हुआ है, नए खिलाड़ी खेलों में आ रहे हैं। कैमरामैन ललित के साथ मैं सुशील कुमार, DD न्यूज़, दिल्ली। नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा था, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन नीरज के गांव खंडरा के निवासी नीरज की कामयाबी को किस तरह से खुद में उतार रहे हैं, इस बात को जाना हमारे संवाददाता गौरव कुमार ने। देखिए ये खास रिपोर्ट। जैवलिन थ्रो में विश्व पटल पर देश के नाम को नया आयाम देने वाले देश के स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा का ये गांव खंडरा है, जो हरियाणा के पानीपत में स्थित है। नीरज अब विश्व के सामने एक उदाहरण है कि किस तरह से मामूली संसाधनों के बावजूद अगर दृढ़ इच्छा हो तो इंसान अपने नाम को नया मुकाम दे सकता है। ये बात हम नहीं बल्कि नीरज के गांव के लोग सामने रख रहे हैं। गांव के युवा नीरज को अपने लिए आदर्श मानते हैं और उनके मुताबिक वह नीरज की राह पर खुद को आगे बढ़ाना चाहते हैं। पहले हमें गेम का पता नहीं था इतना। जब नीरज चोपड़ा भाई का मेडल आया तो हमें जब पता लगा कि ये भी गेम होता है तो हम भी सभी प्रभावित हुए और भी गांव के बच्चे जो खेलते हैं अब सभी प्रैक्टिस करते हैं और वो भी चाहते नीरज भाई की तरह मेडल लाए। और जब भी नीरज भाई आते हैं गाँव में हमेशा में देखते हैं। हम जैसे कि देखते हैं नीरज चोपड़ा को जैवलिन पर खेलते हुए, हम भी ऐसे ही देखते हैं उसको कि वैसे प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, इसलिए हम देखते रहते हैं उसको बार बार वीडियो में क्या करते हैं क्या नहीं, यही है बस। जब भी वो ग्राउंड पे आते हैं हमें अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, हमारे साथ खेलते भी हैं, जैसे जैवलिन टिप्स बताते हैं, कैसे फेंकना होता है, कैसे टैग मारना होता है। और जब हम कंपटीशन खेलने जाते हैं तो वैसे भी नीरज भैया की तरह हमें उससे लगता है कि हम भी कुछ करें, ये करें देश के लिए। वो सभी दो जमा हमारे गाँव में और हम बहुत ज़्यादा लगाव होता है गेम से और हम खुश होते हैं हमारे नीरज चोपड़ा का गांव में हो है। खंडरा गांव की अब देश में एक नई पहचान है और यही वजह है कि यहाँ के युवा अब ज्यादा से ज्यादा संख्या में खुद को खेल में आगे बढ़ाना चाहते हैं और जिसके लिए यह समय समय पर नीरज से हर खेल की बारीकी को समझते भी हैं। तो वाकई खेलों को लेकर के पानीपत के खंडरा गांव की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल रही है और यहाँ के जो युवा हैं वो अपने आप को खेलों में ज़्यादा से ज़्यादा उतार भी रहे हैं और कहीं ना कहीं उनका लक्ष्य जो है वो नीरज चोपड़ा के नक्शे कदम पर चलने का है। उन्हें इस बात की खुशी है कि उनके ही गांव का कोई व्यक्ति आज विश्व स्तर पर देश का नाम रोशन कर रहा है और उनकी ख्वाहिश है कि वो उस व्यक्ति के हर अच्छे गुण को अपने अंदर समाए और खुद को भी नीरज चोपड़ा जैसा बनाए। कैमरामैन कुमार दत्ता के साथ मैं गौरव कुमार, DD न्यूज़, खंडरा गांव, पानीपत। खेल जगत से जुड़ी कुछ अन्य खबरों को जानने के लिए नजर डाल लेते हैं इस स्पोर्ट्स रैप पर।
दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज एनरिच नोकिया और सिसांडा मगाला का भारत में होने वाले विश्व कप में खेलना संदिग्ध लग रहा है। उनका फिटनेस टेस्ट इस सप्ताह किया जाएगा। दोनों को विश्व कप के लिए दक्षिण अफ्रीका की 15 सदस्यीय टीम में रखा गया है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हाल ही में 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों ने एक मैच ही खेला है। नोकिया को कमर में चोट है और मगाला बाएं घुटने की चोट से जूझ रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका की टीम 23 सितंबर को भारत रवाना होगी। इन दोनों की उपलब्धता पर फैसला इसके पहले लिया जाएगा। बाएं हाथ में फ्रैक्चर के कारण ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ट्रेविस हेड का भारत के विश्व कप के शुरुआती मुकाबलों में खेलना मुश्किल लग रहा है। ऐसे में फॉर्म में चल रहे मानस लबुशैन के लिए टीम में वापसी के रास्ते खुल गए हैं। हेड को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चौथे वनडे के दौरान तेज गेंदबाज केराल कोजी की गेंद बाएं दस्ताने में लग गई थी। हेड भारत के खिलाफ शुक्रवार से शुरू हो रही 3 मैचों की वनडे श्रृंखला में नहीं खेल सकेंगे। लबुशैन ने अफ्रीका के खिलाफ शानदार खेल दिखाया था। विश्व कप में टीम में बदलाव 28 सितंबर तक किए जा सकते हैं। भारत की दीक्षा डागर ने लेडीज यूरोपीय टूर गोल्फ में अपना शानदार फॉर्म बरकरार रखते हुए वीपी बैंक स्विस लेडीज ओपन में संयुक्त 7वां स्थान हासिल किया है। दीक्षा ने तीसरे और आखिरी दौर में 4 अंडर 68 का स्कोर किया। अन्य भारतीय खिलाड़ियों में अमनदीप द्राल संयुक्त 43वें स्थान पर रही, जबकि वाणी कपूर कट में प्रवेश नहीं कर सकी। लेडीज यूरोपीय टूर में अब छोटा ब्रेक होगा, जिसके बाद फ्रांस में लेडीज लाकोस्ते ओपन खेला जाएगा। साल 5 और टूर्नामेंट बाकी है। स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा में रियल मैड्रिड ने अपनी जीत के सिलसिले को बरकरार रखा है। रियल मैड्रिड ने रविवार की देर रात खेले गए मुकाबले में रियल सोसिएदाद के खिलाफ 1 गोल से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए मैच अपने नाम कर लिया। रियल सोसिएदाद ने 5वें मिनट में एंड्रे के गोल की मदद से बढ़त बना ली। उनकी ये बढ़त पहले हाफ में बरकरार रही। दूसरे हाफ की शुरुआत में ही मैड्रिड के वेलवेर्डे ने गोल कर मैच को 1-1 की बराबरी पर ला दिया। इसके बाद जोसेलू ने 60वें मिनट में रियल के लिए दूसरा गोल करते हुए 2-1 से जीत सुनिश्चित कर दी। इस जीत के साथ रियल ने 5 मैचों में सभी मुकाबले जीतते हुए 15 अंक के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया है। इटालियन लीग सेरिया में एएस रोमा ने एम्पोली पर 7-0 से बड़ी जीत हासिल की। रोमा ने शुरू से ही आक्रामक खेल दिखाया। टीम के लिए पाओलो डेविला ने 2 गोल दागे, वहीं रेनाटो सांचेज, ब्रायन क्रिस्टेंट, लुकाकू और मानसीनी ने 1-1 गोल किए। रोमा की इस साल लीग में ये पहली जीत है। इस जीत के बाद वे लीग में 12वें स्थान पर आ गए हैं। इंग्लिश प्रीमियर लीग में चेल्सी का खराब प्रदर्शन जारी है। रविवार को लीग के एक मुकाबले में चेल्सी को बॉर्नमाउथ के खिलाफ गोल रहित ड्रॉ से संतोष करना पड़ा। मैच के दौरान 65% से ज्यादा गेंद पर नियंत्रण रखने के बावजूद चेल्सी की टीम गोल करने में असफल रही है। इस मैच के बाद चेल्सी ईपीएल में 14वें स्थान पर बनी हुई है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो खेल समाचार में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।